गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स और उसकी पार्टनर सिंगापुर एयरलाइंस SIA के बीच एयर इंडिया और विस्तारा के विलय पर सहमति बन गई है, जिसकी पहले से आशा की जा रही थी। इस विलय के वित्त वर्ष 2024 में पूरा होने की आशा है और इसके बाद देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन वजूद में आएगी। एयर इंडिया और विस्तारा का विलय टाटा ग्रुप के साथ देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर है। टाटा ग्रुप के लिए अच्छी खबर इसलिए क्योंकि वह इससे एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने की उम्मीद कर रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यह बात कही भी। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों एयरलाइन कंपनियों के विलय से कस्टमर सर्विस में भी बेहतरी आएगी। इसका एक फ़ायदा यह भी हो सकता है कि एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़े, जिससे यात्रियों को सस्ती सेवा मिलने की आशा की जा सकती है। अभी इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। टाटा ग्रुप उम्मीद कर रहा होगा कि विलय के बाद इंडिगो को एयर इंडिया मजबूत टक्कर दे पाएगी। इसमें विलय की वजह से सिंगापुर एयरलाइंस की ओर से लगाई जाने वाली पूंजी से मदद मिलेगी। सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 5,020 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एयर इंडिया उसका इस्तेमाल नए विमान खरीदने में कर सकती है। अभी कंपनी के पास जो विमान हैं वे पुराने पड़ चुके हैं। खुद टाटा ग्रुप आसानी से पूंजी जुटा सकता है। इसका मतलब यह है कि एयर इंडिया को आधुनिक बनाने में पैसा आड़े नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विलय के बाद एयर इंडिया की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। पहले यह पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, जैसा कि अक्सर ऐसी कंपनियों में होता है। इनमें कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। हो सकता है कि विलय के बाद एयर इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतर हो और इससे कंपनी को लागत घटाने में भी मदद मिल सकती है। एविएशन बहुत चुनौतीपूर्ण इंडस्ट्री है। ऐसे में लागत कम होने से भविष्य में एयर इंडिया के विस्तार में टाटा ग्रुप को मदद मिलेगी। दुनिया के दूसरे देशों का सबक भी बताता है कि एविएशन इंडस्ट्री में संख्या कम होने से कंपनियों के लिए कारोबारी मौके बेहतर होते हैं। भारत में पहले किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी कंपनियां दिवालिया होने की वजह से कारोबार से बाहर हो गई थी, जिनमें से जेट एयरवेज को फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। इससे ख़ास तौर पर इस क्षेत्र में बची हुई कंपनियों के लिए बेहतर मौका बना है। एयर इंडिया इसका लाभ लेने की कोशिश तो कर ही रही है। विस्तारा के साथ विलय के बाद वह विदेशी कंपनियों से भी बाजार छीनने की पहल कर सकती है। G20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, इंटरनेशनल टैक्सेशन को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को
कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा यहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं अपने आप से यह पूछता हूँ, क्या G20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव को उत्प्रेरित कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता का जो स्वरूप होना चाहिए था, उसमें एक प्रकार की कमी दिखी। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारों, विचारधाराओं और पहचानों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा को ही जैसे आदर्श मान बैठे। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी मानसिकता में अटके हैं। हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश, क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं, या जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। मैं इससे असहमत हूँ। अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है तो हम सभी में मूलभूत एकात्मकता की हिमायत करने वाली इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराओं के अस्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए? भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहाँ तक कि निर्जीव चीज़ों को भी एक समान ही 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंच तत्व से बना हुआ मानती है। इन तत्वों का सामंजस्य हमारे भीतर और हमारे बीच भी हमारे भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन करने के पर्याप्त साधन हैं। आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे युग को युद्ध का युग होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। सौभाग्य से आज की तकनीक हमें मानवता के व्यापक पैमाने पर समस्या के समाधान का साधन भी देती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, उससे हमें इसकी व्यापकता का भी पता चलता है। भारत इस सफल विश्व का सूक्ष्म जगत है जहां विश्व की आबादी का 6ठा हिस्सा रहता है और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। सामूहिक निर्णय लेने
की सबसे पुरानी सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाज़ों को एक सुरीले स्वर में मिलाकर बनाई गई है। स्टॉप।